नमस्कार, आप देख रहे हैं दिलन टॉप की खास पेशकश रखवाले और मैं हूं निखिल। भारत और अमेरिका के बीच हुई पासिक्स या पासिंग नेवल एक्सरसाइज को चीन के खिलाफ आकार ले रहे क्वाड या क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग की तरह देखा जा सकता है। क्या अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से मिलकर भारत चीन से लोहा ले सकता है? इस बारे में बात करेंगे तफसील से रखवाले में हमारे दो मेहमानों के साथ में, संदीप उन्नीथन और शिव अरूर। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद निखिल। और ये हमारा मुख्य मुद्दा होने वाला है आज बातचीत करने का कि क्योंकि यूएस का एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास से गुजरा है, हमारे पेट्रोल बोट्स ने और शिप्स ने उनको एस्कॉर्ट भी किया है, और लोग इस तरह की बातें पूछ रहे हैं कि क्या ये सिग्नलिंग वाली बात है या फिर ये सिग्नलिंग से आगे जा करके सच में कोई सब्सटेंस वाली चीज होने वाली है। लेकिन दो सुर्खियां हैं, उससे पहले मैं चाहता हूं जिसपे हमारे दर्शकों को आप लोग एनलाइटन करें। पहली है राजनाथ सिंह का 17 तारीख को जो लद्दाख में दौरा होता है लुकुंग में, और वहाँ वो एक भाषण देते हैं। उसके बाद वो एयरफोर्स की जो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे उनका एक और स्टेटमेंट आता है जहाँ पे वो फोर्सेस से कहते हैं कि आप शॉर्ट नोटिस पे तैयार रहिए। शिव, क्योंकि मैंने ये आपके टाइमलाइन पे ही पहले देखा था, हमने जब मोदी निमू गए थे तभी भी आपसे पूछा था कि निमू को क्यों चूज किया गया। इस बार हमारा सवाल है कि लुकुंग को क्यों चूज किया गया? क्या उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है उस बेस की, उसमें भी कोई मैसेज है फॉर चाइना? देखो, जैसे आपने देखा होगा निखिल, लुकुंग का जो का व्यू है वो वेस्टर्न टिप है पैंगोंग लेक का। तो अगर आप देखोगे कि पैंगोंग लेक में बहुत सारे भारतीय सेना के बेसिस हैं वहां पे, और आईटीबीपी के भी बेसिस हैं। लुकुंग है वेस्टर्न टिप पे, और यहाँ भी तैनात है इंडिया का सेना और फोर्सेस। यहाँ भी एक छोटा सा एक पोजीशन और एक बेस वहां पे है। लेकिन मेरा मानना है कि वो इसलिए चुना गया था कि वहां से अगर राजनाथ सिंह इंटरेक्ट करें ट्रूप्स के साथ, सैनिकों के साथ, तो वो पैंगोंग का एक विस्टा बना हुआ था। आप पैंगोंग देख सकते थे, बैकग्राउंड बन गया था वहां से, और वो सिग्निफिकेंट था क्योंकि अब तक तो अक्रॉस द कंट्री सबको पैंगोंग सो लेक पता है, सबको वो तस्वीर ऑलरेडी पता है। अगर वो 3 इडियट्स में देखा है पहले बार, उसके बाद अब तो रोज हम दिखाई रहे हैं टीवी पे और न्यूज़पेपर्स में फोटोज छप रहे हैं, तो सबको पता है। इवन इफ पीपल हैव नॉट बीन टू लद्दाख, सबको पता है कि पैंगोंग लेक एक बहुत बढ़िया सुंदर सा एक लेक है लद्दाख में, और यहाँ पे ये टेंशन हो रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। तो मेरा मानना है कि इसलिए चुना गया था वो जगह निकली। संदीप, हम दोनों बयानों पर आपसे बात करना चाहते हैं। एक बयान जो वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लुकुंग में दिया, उन्होंने कहा कि वो किसी डेडलाइन के बारे में बात नहीं करना चाहेंगे जो चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है, पहला वो। और फिर उसके बाद जो वो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एयरफोर्स की हुई है उसमें उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पे तैयार रहने की बात की है। इन दोनों बयानों को आप कैसे देखते हैं, और क्या इन बयानों में सिर्फ रेटरिक है या फिर हमें इसमें से कुछ निकालने की जरूरत है? निखिल, पहला जो उनका स्टेटमेंट था वो डेडलाइन को लेके, मैं समझता हूँ वो एक तरह से एक निराशा प्रकट कर रहे थे अपने स्पीच में कि शायद एक जल्दी कोई ये मसला नहीं निकले, इसके सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है इसका, तो इसीलिए आप कोई एक इंस्टेंट सोल्यूशंस का आप मतलब इंतजार मत कीजिए, ये काफी देर तक चलेगी ये स्टैंड ऑफ। तो वो एक इंडिकेशन था पहला। ये कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कहा कि आप बी रेडी फॉर वॉर एट शॉर्ट नोटिस या एक्शन एट शॉर्ट नोटिस, दैट इज जनरली हमेशा ये रेटरिक है ज्यादातर। ये हमेशा हर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में यही कहा जाता है कि चाहे वो नेवी का ये हो या एयरफोर्स का या आर्मी का, हमेशा यही लाइन रहता है कि आप शॉर्ट स्विफ्ट वॉर के लिए आप तैयार रहिए, डोंट लोअर योर गार्ड। तो ये दो ये मेरे एनालिसिस है, ये दोनों। और इसी से जुड़े इनसाइट्स हम शिव से चाहते हैं कि आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है। शिव, इसके ऊपर एक अच्छा खासा सोशल मीडिया वार चल रहा है फॉर अ फ्यू डेज, कम से कम इस हफ्ते तो हमने बहुत उसको अगले होते हुए देखा है। लोग बहुत इस बारे में क्वेश्चन है लोगों के कि जो बफर जोन क्रिएट किया गया है
वो भी जो इंडियन परसेप्शन ऑफ LAC है उसके अंदर है। जो डिसएंगेजमेंट हुआ है वो भी आपने फ्लैश पॉइंट से 1-1 किलोमीटर आप अंदर आए हैं, वो आप और कुछ लोग और चीन वहां से पीछे गया है, और कुछ एरियाज को फ्लैग किया है बहुत सारे डिफेंस जर्नलिस्ट ने, और जहां उन्होंने कहा है कि जो इंडियन परसेप्शन ऑफ LAC है वहां पे अभी भी चाइनीज बैठे हुए हैं। क्या ये बात सही है या मतलब हमें इसे फियर मॉन्गरिंग की तरह देखने की जरूरत है? इन दोनों में से क्या सही है? देखो निखिल, अगर आप चारों जो फ्लैश पॉइंट्स है, फ्रिक्शन पॉइंट्स को देखोगे, ये एक जैसे नहीं है। वो परसेप्शन, ये सारे अगर आप जुड़ के देखोगे तो एक सिमिलर सिचुएशन नहीं है। कई जगहों पे परसेप्शन काफी क्लियर है, काफी मैच होता है। इंडिया और चाइना का परसेप्शन काफी मैच होता है या काफी नजदीक है। और अगर आप पैंगोंग में देखोगे तो 10 किलोमीटर की दूरी का परसेप्शन डिफरेंस है डिस्प्यूटेड एरिया का। चाइना का क्लेम लाइन है फिंगर 3 पे, इंडिया का क्लेम लाइन है फिंगर 8 पे, और उसके बीच में 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हर एक फ्लैश पॉइंट पे एक ही परसेप्शन का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। वो एक बात है। सेकंड पॉइंट ये है कि ये बफर जोन का जो मुद्दा है, जिस पर काफी बहस हुई है पॉलिटिकल स्फीयर में और सोशल मीडिया पे भी। देखो, गलवान में जून 15 को जो हुआ था वो एक बहुत ही खतरनाक घटना था, हिस्टोरिक घटना था, वो नहीं होना था। वो एक चीज है जिसमें हमारे 20 जवान और ऑफिसर शहीद हो गए, उनके साइड एटलीस्ट 16 लोग शहीद हो गए थे। तो ये बफर जोन्स जो है एक टेम्पररी मैकेनिज्म है ताकि एक डिस्टेंस हो जाए ट्रूप्स के बीच में, क्योंकि अभी जो सेंटिमेंट है वो काफी हाई है, हॉस्टिलिटीज का काफी पॉसिबिलिटी है, लाइक्लीहुड है, और इसलिए एक टेम्पररी मैकेनिज्म है कि देखो भैया, हम इधर खड़े हैं, आप उधर खड़े हैं, थोड़ा और दूर चलते हैं, आप भी जाओ हम भी जाते हैं, आप अपने जमीन पर और हम हमारे जमीन पर। तो अगर आप थियोरेटिकली और टेक्निकली देखोगे निखिल, ये बिल्कुल सच है कि हम हमारे जमीन पे ही रिवर्स करके थोड़ा पीछे जा रहे हैं, और चाइनीज लोग भी वही कर रहे हैं। तो थियोरेटिकली वो करेक्ट है, लेकिन वो इंटेंशन को हमको समझना पड़ेगा कि वो एक टैक्टिकल सिचुएशन है जो बिगड़ सकता है, जो स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, जो हुआ भी ऑन जून 15, और इसलिए वो बफर जोन एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। तो मैं नहीं मानता हूं कि देखो हमने जमीन खो दिया है और हम वापस जा रहे हैं, हमारे जमीन पे वापस जा रहे हैं। मेरा मानना है कि ये कॉम्प्लिकेटेड और डायनामिक चीज है, स्टेप बाय स्टेप लेना पड़ेगा। और ये बफर उतने परमानेंट भी नहीं होंगे नेचर में कि हम इन्हें कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल परमानेंट नहीं होंगे, और मैं जानता हूं कि आप आगे पूछोगे भी निखिल, कि देखो कि अभी 2 हफ्ते बाद जो हम ये डिसएंगेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और आज देखो क्या हो गया है। आज 2 फ्लैश पॉइंट्स में वो अटक गए हैं, वो पूरा स्टेलमेट बच गया है वहां पे। मेरा ये अगला सवाल जी हाँ, वो आपका बिल्कुल हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। जी हाँ, प्लीज कंटिन्यू, आप बिल्कुल सही जगह पे थे, यही चीज मैं पूछने वाला था। नहीं, संदीप और मैं दोनों इस पे बात करेंगे कि देखो, कोर कमांडर के लेवल पे 4 मीटिंग्स हो गए, 15-15 घंटे के मीटिंग्स हो गए। तो लोगों को मन में ये रहा होगा कि क्या बात कर रहे हो तुम लोग, ये 15 घंटों के लिए बात कर रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड चीज, ये वो ट्रांसलेशन फलाना डिमकाना। और अब आप देखोगे तो पैंगोंग में जो शुरू से एक मुश्किल जगह है परसेप्शनली स्पीकिंग, और गोगरा पोस्ट में जो परसेप्शनली कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वहां पे काफी मंजूरी है कि परसेप्शन लाइन कहां पे है, काफी मंजूरी है वहां पे, फिर भी मोबिलाइजेशन हुआ है वहां पर। तो अब जो 2 हफ्तों में एक प्रोग्रेसिवली, और आपने भी देखा होगा, हमने भी रिपोर्ट किया है कि एक ट्रूप पुल बैक जो हुआ है 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जो हुआ है, अब वहां जाके अटक गया है। अब चाइनीज लोग बोल रहे हैं कि इसके आगे नहीं जाएंगे, बात करते हैं, यहां हमारा क्लेम है,
अब हम नहीं जाएंगे। तो जो डिसएंगेजमेंट चल रहा था अभी तक, जो एक कॉन्फिडेंस बन गया था कि चलो हमने बात की है, उन्होंने मान भी लिया कि डिसएंगेजमेंट होना चाहिए, मिलिट्री के साइड से, डिप्लोमेटिक साइड से सब कुछ सहमत था, लेकिन अब आके अटक गया है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, और सेना भी बोलता है, कि चाइना को कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। आपको वेरीफाई करना पड़ेगा सब कुछ, बट ट्रस्ट कभी नहीं कर सकते। संदीप, एक टर्म अब सिंस वी हैव सीन दिस स्टेलमेट, हम देख रहे हैं कि एक टर्म बहुत डिस्कस हो रहा है कि मीनिंगफुल डिसएंगेजमेंट अब थोड़ा मुश्किल है। मतलब आप एक सिंबॉलिक डिसएंगेजमेंट हो सकते हैं कि आपके ट्रूप्स थोड़े पीछे चले जाएं, लेकिन सब्सटैंशियल डिसएंगेजमेंट आपको शायद या तो विंटर तक नहीं होगा या विंटर में भी नहीं होगा। क्या अब चीन उस तरफ बढ़ रहा है जिसकी बार बार आप बात कर रहे हैं, सलामी स्लाइसिंग की उसी टैक्टिक को अपनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई और नया डिजाइन है? उन्होंने एकदम से बैक ट्रैक क्यों कर गए हैं वो? निखिल, जो जैसे हमने ये पुराने एपिसोड्स में बात किए थे रखवाले के, कि चाइना जो आए हैं यहाँ पर वापस जाने के लिए नहीं आए, वो किसी एक खास मकसद से आए हैं और वो मकसद वो पाके ही जाएंगे। तो वो बहुत जाहिर सी बात है कि वो जब यहाँ तक इतने सारे फौज लेके आके वो बैठ गए, सारा एक बड़ा प्लान बनाया था उन्होंने। ऐसा नहीं कि पहले जैसे 2000 लोग कहते हैं 2014 में भी हुआ था, जो 2013 में भी हुआ था, लेकिन वो बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स थे। अभी इस बार जो 2020 में एक साथ उन्होंने 4 या 5 जगहों पे, और मतलब पूरे 2 डिवीजन के साथ आए। इस तरह की घटनाएं कभी नहीं हुई है पास्ट में। इतनी बड़ी जो तादाद में जो ट्रूप्स लाए वो, और हमको भी काउंटर मोबिलाइज करना पड़ा, ये शायद 1962 के बाद पहली बार हो रहा है। नियरली 60 साल के बाद ये इस तरह के फेस ऑफ हो रहे हैं ट्रूप्स को लेके। तो ये एक जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक प्लान बना के वो आए हैं, और उन्होंने बोला कि शायद ये लैंड के ऊपर का ये भी नहीं होगा। वो एक्चुअली इंडिया के लार्जर रिस्पॉन्सेस को टेस्ट करना चाहते थे, एक तरह से एक सबक सिखाना चाहते थे हमको। शायद वो हो नहीं पाया, लेकिन अगर आप देखोगे एक पुराने एपिसोड में भी हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि कैसे उन्होंने सारे उनके कॉन्फ्लिक्ट एरियाज एक साथ उन्होंने एक्टिवेट किए, चाहे वो हांगकांग में हो या ताइवान में हो, साउथ चाइना सी में हो या फिर इंडिया में। उनको लगा कि शायद ये अब उनके पास एक मौका आया है, जब पूरी दुनिया मतलब पैंडेमिक को लेके और उसकी इकोनॉमिक इफेक्ट्स को लेके मतलब एक तरह से ठप हो गई है पूरी दुनिया। अब उनका मौका आ गया हमें असर्ट करने का। शी जिनपिंग का जो मकसद है, उनको लगा कि शायद 2020 में, उनकी जो प्लानिंग है 2049 की है, उनकी जो सेंटिनरी ईयर के, लेकिन शायद उनको लगा कि हमें पहले ही कुछ करना चाहिए। तो ये सारा मैं एक्चुअली इंटरकनेक्टेड मानता हूँ, ये सारे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और इसी वजह से हमें अभी लग रहा है कि जैसे शिव ने कहा कि वो काफी टाइम तक वहां पे बैठे रहेंगे, और हो सकता है विंटर के लिए भी वो वहीं पे बैठे रहेंगे। उन्होंने पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बना ली। पहले उन्होंने, चाइना का ये होता है, पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर वो बात करते हैं। हमारा ठीक उल्टा है, हम बात करते हैं और उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ये सोचते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये काफी महीनों तक लगेगा। ये खास ये मतलब ये एस्केलेशन तो कई और महीने लगेंगे, हो सकता है अगले साल तक भी चल सकता है ये। मैं जानता हूं संदीप कि ये सवाल पूछना थोड़ा प्रीमेच्योर है, सिंस ये चीज बहुत डायनामिक है, ये किसी भी तरह से इवॉल्व हो सकती है। लेकिन अगर हम आपके आर्गुमेंट से जाएं कि चाइना का एक सेट ऑब्जेक्टिव है और वो उसको पूरे किए बिना यहाँ से जाएगा नहीं, क्या किसी भी फॉर्म में हम कुछ जगह वो कर रहे हैं, बाकी जगह वो कोशिश कर रहे हैं, क्या किसी भी जगह पे वो परमानेंट चेंजेस कर पाएंगे एलएसी के स्टेटस में? क्या इस बात का जवाब अभी देना संभव है? ये एक्चुअली निखिल, इट्स अर्ली टू से दिस, बट ये गवर्नमेंट की जो लाइन है और आर्मी की भी यही लाइन है कि वो स्टेटस क्वो एंटे रिस्टोर करना चाहते हैं। कि मई 5 के पहले जो स्टेटस थी लाइन एक्चुअल ये ऑन ग्राउंड, मतलब मैं एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव चाहता हूं संदीप, क्योंकि बिल्कुल हम अपनी सेना के साथ हैं और हम अपनी सरकार के साथ भी हैं जो वो मैसेज चाइना को देना चाहते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है एलएसी की बहुत जगह बहुत ज्यादा चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल पैंगोंग सो, जहां उन्होंने अभी एक ईंट भी नहीं हटाई है, वो वहां से पीछे हटे लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स वहीं पे हैं।
तो क्या इस तरह के परमानेंट चेंजेस हम एलएसी में देखने वाले हैं, या फिर आप उम्मीद करते हैं कि ये चीज कभी ना कभी जाके कुछ महीने बाद रिजॉल्व हो जाएगी? नहीं, वही तो निखिल, जब तक वो वापस नहीं जाते देन वी कैन नॉट से दैट द सिचुएशन इज नॉर्मलाइज्ड। तो होल ये जो बातें चल रही है, इट इज टू गेट देम टू गो बैक एट ऑल दीज लोकेशंस। जब तक वो वापस नहीं जाते हैं तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी डिसएंगेजमेंट और डी-एस्केलेशन। तब तक वो ऐसे बैठे रहेंगे। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये आपको याद होगा, ये 1986 में सुंदरोंग चू इंसिडेंट जो है, उसको करीब 7 या 8 साल लगे पूरी तरह से रिजॉल्व करने के लिए। जो 1986 में उन्होंने शुरू किया था आने, वो अरुणाचल प्रदेश की जो, क्या आप थोड़ा बैकग्राउंडर दे सकते हैं फॉर आवर व्यूअर्स जो लोग नहीं जानते हैं उस फेस ऑफ के बारे में? 1986 में हमारे पेट्रोल्स चाइना को स्पॉट किया। एक सुंदरोंग चू करके एक वैली है अरुणाचल प्रदेश में, जो सिक्किम के पास है, और ये चाइना के जो ट्रूप्स है वहां पे आके बैठने लगे थे, पेट्रोल स्टेशन एस्टैब्लिश कर रहे थे उस वैली में। तो उन्होंने इंडिया में ठीक इसी तरह इंडिया ने मोबिलाइज कर दिया था, इंडियन आर्मी एक ब्रिगेड लिफ्ट करके वहां पे फॉरवर्ड डिप्लॉय कर दिया था, और फिर वो भी आ गए। इसी तरह से एक फेस ऑफ होता, इतने बड़े नंबर्स में नहीं, लेकिन ब्रिगेड साइज के थे, डिवीजन तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन ब्रिगेड साइज ऑफ डिप्लॉयमेंट थे, फेस टू फेस थे। कोई इंसिडेंट नहीं हुआ फॉर्चुनेटली, और ये 1988 तक चलता गया। तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स, जब तक राजीव गांधी बेजिंग नहीं गए। और पहली बार हमारी जो ओपनिंग हुई चाइना के साथ, डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू हुआ, वो 1988 में हुआ था। तो वो एक उसको एक वाटरशेड माना जाता है। तो ये सारी जो इंसिडेंट हुए सुंदर से पूरी तरह जो डी एस्केलेशन हुआ, उसको काफी और साल लगे वो विजिट के बाद भी। तो ये करीब अर्ली 90s में ही पूरी तरह से वो डी एस्केलेशन हो गया, वो वापस चले गए। तो वो एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट सच इंसिडेंट्स था ये 1967 और 1975 के बाद, जब दोनों आर्मीज ऐसे फेस टू फेस आ गए थे। प्लीज करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग संदीप। ईस्टर्न सेक्टर जो है हमारा एलएसी पे, उसको लेकर के चाइना और इस तरह की बातें भी इतिहास में हुई हैं कि अगर आप अक्साई चीन की रियलिटीज को एक्सेप्ट करते हो तो हम ईस्ट की रियलिटीज को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। ये चीज कभी मटेरियलाइज नहीं हुई, लेकिन इस तरह की बातें हुई हैं। जिस फेस ऑफ की आपने बात की, जिसको रिजॉल्व होने में 8 साल लग गए, वो ईस्ट में था, जहां मतलब जहां चीन में भी इस तरह के गुट हैं जो समझते हैं कि अब वहां की ग्राउंड रियलिटीज चेंज करना मुश्किल है। वैसी ही चीज हमारे बारे में लद्दाख को लेकर के कही जाती है कि आप अक्साई चीन या लद्दाख की बाकी रियलिटीज को हम ऑल्टर कर पाए, ये बहुत ज्यादा संभव नहीं है। तो क्या इन दो कॉन्फ्लिक्ट्स में किसी तरह की सिमिलैरिटी ढूंढना चूक होगी कि ये 7 या 8 साल बाद ये भी रिजॉल्व हो जाएगा, या फिर ये एनालॉजी बहुत ज्यादा काम की नहीं है? एक्चुअली जैसे हमने एक्चुअली पहले वाले एक एपिसोड में भी डिस्कस किया था, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट एटलीस्ट इन आवर जनरेशन, हमारे लाइफ टाइम्स में, टू गिव अप आवर क्लेम ऑन अक्साई चीन। जैसे वो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा था पार्लियामेंट में कि अक्साई चीन बिलोंग्स टू इंडिया। उनको छोड़ दीजिए, वो तो पता नहीं क्या क्या बोला। काफी एक लाइन नहीं, इट्स नॉट अबाउट अ पर्सनल लाइन, इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीइटरेट किया है कि अक्साई चीन बिलोंग्स टू इंडिया, देयरफॉर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टेकिंग इट बैक, मतलब लेटिंग गो आवर क्लेम ऑन अक्साई चीन। So that clearly tells you कि जो issue है, it is already 70 years old. It will continue for another 10-20 years. ये जो हम we will keep claiming Aksai Chin, China will keep claiming Arunachal Pradesh. जब तक अरुणाचल प्रदेश देने का कोई सवाल ही नहीं आता है, because we have very clearly said, Government of India line position ये है कि populated territories will not be negotiated. वहाँ कोई, so they are claiming that as Southern Tibet. हम कहते हैं कि we can never allow this to go. तो वही है कि, और अक्साई चिन इट्स उनके, अगर चाइना की तरफ से देखेंगे तो उनको they cannot give up अक्साई चिन also, because वो बहुत ही एक वाइटल उनके दो रीजन्स को कनेक्ट करने वाली जगह कनेक्ट करती है। वो जो वेस्टर्न हाईवे उनका है, कनेक्ट्स तिब्बत एंड सिंजियांग, इट गोस थ्रू। अक्साई चिन में रहता कोई नहीं है, इट्स जस्ट पूरी तरह से बंजर जमीन है, इट्स अ डेजर्ट, बट इट इज बिकॉज ऑफ that highway that connects these to Tibet और Xinjiang, उसकी वजह से ये बहुत ही strategically important है उनके लिए। तो एक समय पे भी ये बात चल रही थी 1960 में चौ एन लाई और पंडित नेहरू के बीच में कि we will allow you to keep अरुणाचल प्रदेश, आप हमें अक्साई चिन रखने दीजिए, जो ग्राउंड रियलिटी थी भी उस टाइम पे। बिल्कुल, द ग्राउंड रियलिटी जैसे है उसको रहने दीजिए, बट फॉर सम रीजन वी हैव नॉट एग्रीड ऑन। उसके बाद
इस बार खास करके चाइना वॉर के बाद दिस डिस्कशन हैज नेवर हैपेंड फॉर्मली, और वो मुश्किल हो गया है। एनीवेज अगली बिकॉज जो हम इंडिया का जो नक्शा हमने पढ़ा है उसको मतलब यू आर गोइंग टू चेंज दैट मैप, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगली सुर्खी के लिए मतलब शिव बिल्कुल सबसे सही व्यक्ति हैं। शिव, बहुत लोग एक जश्न मना रहे हैं, हम भी बहुत खुश हैं कि अंबाला में 29 जुलाई को रफाल फाइनली इंडक्ट होने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स में। अगर वेदर परमिट करता है तो एक सेरेमनी भी होगी, ये बताया गया है। 5 रफाल आ रहे हैं, लेकिन इस चीज को स्ट्रेच किया जा रहा है कि रफाल आते ही लद्दाख चला जाएगा, लद्दाख में रफाल के पहुंचते सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये जो एंथुसियाज्म है, क्या इसमें कोई सब्सटेंस है? क्या इसका यस और नो आंसर एग्जिस्ट करता है? शिव, निखिल, मैं आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये सवाल पूछा है, क्योंकि ये बहुत चल रहा है अभी सोशल मीडिया में, मेरे डीएम्स में, और रोज 100-115 ट्वीट्स आते हैं कि क्या रफाल आते ही लद्दाख जाएगा। संदीप और मैंने मेरे शो पे कल इस पे काफी डिस्कशन किया था एक वेटरन मिराज पायलट के साथ, और एक काफी क्लियर आंसर है कि देखो, जब ये जहाज आते हैं 29 को निखिल, वो कॉम्बैट रेडी हैं। अगर कोई एक्सिजेंसी है, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जो डिमांड करता है कि रफाल की जरूरत है वहां पर, तो वो बिल्कुल डिप्लॉय हो सकते हैं। वो थियोरेटिकली तो बिल्कुल है, क्योंकि एयरफोर्स ने कहा भी है कि हम तो काफी पहले से 2017 से इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो ट्रेन कर रहे हैं इस जहाज पर। तो वो और इंडियन एयरफोर्स ने एक काफी अद्भुत स्टेटमेंट भी इशू किया था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे पायलट्स पूरी ऑपरेशनली रेडी है। और ये एक सब्जेक्ट हो जिसमें वो कमेंट कभी नहीं करते हैं। ऑपरेशनल रेडीनेस एक सेंसिटिव चीज है जिसपे कमेंट नहीं होता है। तो वो एक आप रीड कर सकते हो कि वो जो हो रहा है अभी, मामला जो हो रहा है लद्दाख में, उससे कनेक्टेड है। लेकिन तो एक चीज है कि अगर आपको डिप्लॉय करना है तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब एक नया जहाज आता है तो एक थोड़ा सा लीड इन टाइम होता है ऑपरेशनलाइजेशन के लिए, जिसमें आप टेस्ट फ्लाई करते हो, अब थोड़ा विंग स्ट्रेच करते हो, अब डिस्कवर करते हो कि ये जहाज क्या कर सकता है। और याद रखिए निखिल कि ये एक एवोल्यूशनरी एयरक्राफ्ट है। वो जो कंपेयर नहीं कर सकते हो जो हमारे इन्वेंट्री में ऑलरेडी है। ऐसा नहीं है कि हमारे एयरक्राफ्ट मॉडर्न नहीं है, ऐसा नहीं है कि रफाल आ गया तो सब कुछ ठीक हो गया और एयरफोर्स भी ठीक हो गया। एयरफोर्स के पास मिराज 2000 है, सुखोई 30s है, अपग्रेडेड मिग-29 है, और ये काफी मॉडर्न फाइटर्स है ही, काफी अपग्रेडेड भी हैं। लेकिन जब रफाल आएगा तो अगर आपको डिप्लॉय करना है तो हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि अभी वो सिर्फ अंबाला में बेस्ड होंगे। अगर कोई इमरजेंसी है तो डिप्लॉय हो सकता है। लेकिन मेरा लास्ट पॉइंट ये है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, कि अगर आपको लद्दाख या तिब्बत में रफाल को डिप्लॉय करना है तो आप उसको लद्दाख में डिप्लॉय क्यों करना है? आप अंबाला से ही ऑपरेट कर सकते हो, क्योंकि एक चीज होता है, जब जहाज टेक ऑफ करता है निखिल, ये प्लेन से है, अंबाला प्लेन से है, सी लेवल पर है, और जब ये एयरबॉर्न होता है रफाल, उसका कॉम्बैट रेडियस अगर आप देखोगे, कॉम्बैट रेडियस उसका जो उसके वेपन्स और रेंज का कितने दूर तक जा सकता है, जाके वापस आ सकता है, वो है 1700 किलोमीटर्स। और अगर आप अंबाला से थोड़ा दूर लेके अगर आप एक सर्कल सर्कमस्क्राइब करोगे मैप पर, 1700 किलोमीटर्स सब कुछ कवर करता है। बहुत ज्यादा इलाका तिब्बत का, पूरा अक्साई चिन का, पूरा लद्दाख का, JNK तो पूरा हो जाता है, POK, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक इसका कॉम्बैट रेडियस कवर होता है। तो ये एक गलतफहमी है कि अगर आपको लद्दाख में रफाल की मजबूती दिखाना है,
को वहां पे डिप्लॉय करना है, ये गलत है। वो अंबाला से ही ऑपरेट करके मजबूती दिखा सकता है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल संदीप, शिव, इस सुर्खी पे कि कौन से चाइनीज प्लेटफॉर्म के साथ के अगेंस्ट इसको पिट किया जाएगा? अगर चाइनीज इन्वेंट्री में PLAF के पास क्या है, अगर हमारे पास रफाल है तो? जैसे लोग कहते हैं मेरे पास माँ है, तो उधर क्या है? देखो, पहले जो उनके चाइनीज एयरफोर्स के पास जो सबसे जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है अभी निखिल, वो है J-20, जो कोट अनकोट एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। काफी आधुनिक लगता है, मॉडर्न है, ये वो है, बट उसका कोई एक्सपोजर नहीं हुआ है, उसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो है। उसके सेंसर सिस्टम्स, वेपन्स के बारे में बहुत कम जानकारी है, क्योंकि चाइना तो उस पर बातचीत नहीं करती है, वो इंफॉर्मेशन नहीं का एक्सेस नहीं देते हैं। तो काफी स्पेक्यूलेशन है कि इस एयरक्राफ्ट का एक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है और उसका एक्चुअल स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी क्या है। तो वो सिर्फ लगता है एक स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि चाइनीज लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है और उनके पास जानकारी नहीं है कि एक अच्छा सा फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए, वो बिल्कुल है। लेकिन मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि J-20 जो उनका मोस्ट मॉडर्न फाइटर है, उसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक व्यू ये है कि देखो, जो अभी जो मॉडर्न वॉरफेयर है, वो ऐसा नहीं है कि वो वर्ल्ड वॉर 2 में जैसे डॉग फाइटिंग हुआ करता था, या 71-65 वॉर में डॉग फाइट होते थे, ऐसे टाइप का नहीं होता है। वॉरफेयर जो है वो लॉन्ग रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज रेजिम में होता है। आपके सेंसर्स जो हैं, आपके लॉन्ग रेंज वेपनरी जैसे मीटियोर जो है रफाल पे, उस पे डिपेंड होता है। आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स कितना स्ट्रॉन्ग है, कितने रेंज पे जैम कर सकते हैं एनिमी एयरक्राफ्ट्स के, इस ऐसे क्राइटेरिया पे एयर वॉरफेयर मॉडर्न रेजिम में एक्चुअली होता है। और मेरा मानना है कि रफाल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एयरक्राफ्ट है, क्योंकि ये कॉम्बैट प्रूवन है। याद रखिए निखिल कि रफाल एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क में यूएस एयरक्राफ्ट के साथ लिबिया में, इराक में, सीरिया में काफी ऑपरेट कर चुका है, जहां पे कॉम्प्रोमाइज्ड एयर स्पेस है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हुए हैं, एनिमी एयरक्राफ्ट हुए हैं। तो ये कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट है। तो मेरा मानना है कि ये कंपैरिजन करना काफी मुश्किल है अभी। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि ये तो एक मैजिक एयरक्राफ्ट है और जो भी आप इसके खिलाफ तैनात करोगे तो वो हार जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि एयर वॉरफेयर एक कॉम्प्लिकेटेड और डायनामिक चीज है। लेकिन ये एक कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट है, काफी मॉडर्न सिस्टम्स है जो कॉम्बैट सिनारियोज में प्रूवन भी है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। तो आई थिंक कि ये जो टेक्नोलॉजीज है रफाल में, वो बहुत मॉडर्न है और एक काफी गेम चेंजिंग एलिमेंट लाते हैं। चलिए, थैंक यू शिव। लेकिन आपने कहा कि उनको लद्दाख नहीं ले जाना पड़ेगा, वो तो अंबाला से ही लॉन्च हो सकते हैं। उससे मुझे याद आ गया कि MiG-29K जो कि इंडियन नेवी उड़ाती है, इंडियन नेवल एयर आर्म, और जो कैरियर बेस्ड फाइटर्स हैं, उनको भी मूव किया गया है लद्दाख। इस तरह के प्रेस रिपोर्ट्स हैं। ये क्यों किया जाता है? क्या इसके कोई ऑपरेशनल रीजंस हैं? और क्या ये वहां पे हमारी कैपेबिलिटीज को ऑगमेंट करता है? क्योंकि MiG-29 तो एयरफोर्स भी उड़ाते ही हैं पहले से। मेरे व्यू से ये एक बहुत ही सॉलिड, बहुत ही अच्छा डिसीजन है निखिल, फॉर 2 रीजंस। रीजन नंबर 1, देखो, जब एक ऑपरेशनल सिचुएशन है, जब एक वॉर लाइक सिचुएशन है, तब जो एसेट्स हैं तुम्हारे पास, आप उनको तैनात करोगे ही। ये जो जेट्स हैं, लगभग 40 MiG-29K जेट्स हैं इंडियन नौसेना के पास, और हाफ जो 18 या 20 जो जेट्स हैं वो INS विक्रमादित्य पे ऑपरेट करते हैं, और बाकी सारे जो जेट्स वो INS हंसा से ऑपरेट करते हैं। गोवा में शोर बेस्ड ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, इनलैंड ट्रेनिंग, वो सब होता है। तो क्यों नहीं हो सकता है कि ये नॉर्थ में तैनात हो? MiG-29K के पायलट्स काफी एक्सपीरियंस्ड हैं,
वो प्रीवियसली भी डिप्लॉय हुए हैं अंबाला और आदमपुर में, तो उनके पास एक्सपीरियंस है ऑपरेट करना इंडियन एयरफोर्स पायलट्स के साथ। तो मेरा मानना है कि ये एक ऑप्टिमल यूज ऑफ वॉर एसेट्स है, जो ऐसा नहीं है कि वो बेकार बैठे हैं गोवा में, उनके पास भी काम होता है, लेकिन ये ऑपरेशनल सिचुएशन, ये इंडिया का सॉवरेनिटी का सवाल है, जहां पे एक बहुत फॉर्मिडेबल जो दुश्मन है बैठा है वहां पे, उनके पास भी बहुत सारे हवाई जहाज हैं, एयर बेसिस हैं टिबेट में, वो काफी बीफ अप भी कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि हमारे नेवी के एयरक्राफ्ट भी वहां तैनात हो। और ये भी मत भूलिएगा निखिल कि ये एक जॉइंटमैनशिप का भी एक स्टेटमेंट कि दोनों फोर्सेस साथ में काम कर सकती हैं। बिल्कुल, संदीप और मैं बहुत सालों से ये कवर कर रहे हैं, और अभी तक जॉइंटमैनशिप जो है और कोऑपरेशन बिटवीन सर्विसेज जो है वो सिर्फ नाम का था, वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कभी होता नहीं था। और ये एक ऑपरेशनल सिनारियो में देख रहे हो कि इंडियन नेवी पायलट्स, इंडियन एयरफोर्स पायलट्स के साथ कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स पे जाएंगे, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। संदीप, निखिल, ऐसे अक्सर हम बात करते हैं, जो शिव कह रहे थे कि अक्सर हम बात करते हैं इंटरऑपरेबिलिटी की, कि जैसे इंडियन नेवी और यूएस नेवी के बारे में जैसे वो प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट करते हैं साथ में, लेकिन हम अपने खुद के जो एयरफोर्स और नेवी की इंटरऑपरेबिलिटी की बात बहुत कम करते हैं। तो ये बहुत ही मौका है उनको कि नेवी और एयरफोर्स को साथ में ऑपरेट करने का, और एक क्राइसिस काइंड ऑफ सिचुएशन है, और मिलिट्री लीडरशिप का यह सोच है कि मतलब व्हाई वेस्ट अ गुड क्राइसिस, तो लेट अस डिप्लॉय आवर एसेट्स। हमारे पायलट्स को काफी अच्छा ये एक्सपोजर भी मिल जाएगा एक दूसरे टेरेन में ऑपरेट करने का वगैरह, तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया आई थिंक। और क्या उस थिएटर में स्पेसिफिकली MiG-29 की ऐसी कोई क्वालिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं जिनका बेनिफिट हमको मिल सकता है, अगर कुछ होता है तो? तो इट्स अ फैंटास्टिक एयर डिफेंस फाइटर निखिल। शायद ही ऐसे कोई एक वर्सेटाइल एयर डिफेंस फाइटर होगा जो उसका प्राइमरी रोल जो है एयर टू एयर कॉम्बैट में है, तो उस रोल में इनको एम्प्लॉय कर सकते हैं, और बाकी जो एयरफोर्स की जो स्पेशलिस्ट एयरक्राफ्ट एयर टू ग्राउंड मिशन में फोकस कर सकते हैं, तो दे कैन डू द एयर टू एयर रोल्स, दे कैन डू द कॉम्बैट एयर पेट्रोल रोल्स, वो सारे कर सकते हैं नेवी की जो MiG-29। उतना उनका एयर टू ग्राउंड रोल में मुझे नहीं लगता है वो उतने प्रोफिशिएंट है जितनी एयरफोर्स है, क्योंकि वो डिजाइन ही इंटरसेप्टर्स के तौर पे किए गए हैं। एक्चुअली मेंट फॉर फ्लीट एयर डिफेंस। जो उनका प्राइमरी रोल है वो भारतीय नौसेना की जो युद्ध पोत है उनको प्रोटेक्ट करने का है, और सेकेंडरी रोल है ये एयर टू ग्राउंड मिशंस या लैंड अटैक मिशंस है। तो प्राइमरी रोल का बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग मिला उनको, सो दे आर वेरी गुड एट दिस, तो इसी वजह से उनको उधर डिप्लॉय किया जाता है। आगे हम बढ़ रहे हैं, हमारा जो मुख्य मुद्दा होने वाला है रखवाले में आज, जिस पर हम बात करने वाले हैं अपने दोनों मेहमानों से, कि जो पासिंग एक्सरसाइज हमारी USS निमित्ज के साथ में हुई है, और ये मालाबार से पहले हुई है, और साथ ही साथ में एक और नेवल एक्सरसाइज चल रही थी US, जापान और ऑस्ट्रेलिया की। लोगों ने इसे स्ट्रेच करके संदीप कॉड का नाम देने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि पहले हम ये समझें कि ये जो कॉड का आइडिया है ये कब आता है और इसकी अपनी सिग्निफिकेंस कितनी है। उसके बाद हम जो प्रेजेंट एक्सरसाइज है उस पर बात करेंगे, शिव के साथ भी, आपके साथ। लेकिन ये यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्मेशंस इन द वर्ल्ड। उनके पास मतलब एक मिनी एयरफोर्स है, एक कई देशों के एयरफोर्स के बराबर एक कैरियर कैरी करती है। कम से कम 80 से 90 एयरक्राफ्ट रहते हैं उस पर। तो जब भी यूएस यूनाइटेड स्टेट्स को कोई सिग्नलिंग करना होता है तो वो अपनी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भेजते हैं, खास करके एशिया में। जब भी ये एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेबिलिटी है बॉन्ड करने के लिए कि चाइना को देखिए हम हैं यहाँ पर, आप कुछ ये डोंट ट्राई एनीथिंग फनी, तो उस हिसाब से वो भेजते रहते। तो इस बार काफी सालों के बाद उन्होंने 3 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप एक साथ पोजीशन किए थे एशिया में, कीपिंग विद द थ्रेट परसेप्शन। जैसे जिस तरह से चाइना ने ये किया है ऑल ओवर एशिया, जैसे हम बात कर रहे थे पहले सेगमेंट में, हाउ दे स्टार्टेड बुलिंग देयर नेबर्स। और यूनाइटेड स्टेट्स ने भी काफी सारे ऐसे स्टेटमेंट्स इशू किए कि स्टॉप बुलिंग योर नेबर्स, डोंट ट्राई दिस, ये वी आर देयर। एक बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पे वो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स उन्होंने भेजे। और इनका आना इधर कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले
एक के बाद एक बहुत सारे स्टेटमेंट्स आने लगे भारत के पक्ष में, जैसे फ्रांस ने इशू किया था स्टेटमेंट, और यूनाइटेड स्टेट्स में भी काफी सारे उन्होंने स्टेटमेंट्स इशू किए, और स्टेटमेंट्स के साथ उन्होंने ये सबसे बड़ा उनका जो सिंबल है कैरियर स्ट्राइक ग्रुप उसको भेजा था। और मैं एक्चुअली थोड़ा एक हिस्ट्री भी बताना चाहता हूँ कि हमेशा जब भी ऐसे कोई एशिया में ऐसे इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स हुए, 1962 वॉर के समय भी जब यूनाइटेड स्टेट्स हमारे पक्ष में था, तब उन्होंने बात किया था उस वक्त 7th फ्लीट को भेजने के लिए, कि उनके जो एम्बेसडर थे यहाँ गैलब्रेथ, उन्होंने लिखा था प्रेसिडेंट केनेडी को, शायद हमें 7th फ्लीट भेजना पड़ेगा बे ऑफ बंगाल में सिग्नल करने को चाइना के लिए, कि देखिए हम इधर हैं, डोंट ट्राई टू एक्सटेंड योर मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह। और 71 में जब हम उनके साइड में नहीं थे, एक्चुअली हम दूसरे कैंप में थे, तो फिर उन्होंने फिर से एक बार भेजा था ये बे ऑफ बंगाल में यूएसएस एंटरप्राइज कैरियर ग्रुप को, और उस वक्त उन्होंने इंडिया को सिग्नल किया था कि देखिए आपने ईस्ट पाकिस्तान में जो आपको करना था आपने कर दिया, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में आप मत बढ़िएगा, ये सीज कर दीजिए ऑपरेशंस। तो ये एक तरह से एक सिग्नलिंग है, सिंबोलिज्म है। तो क्वाड जो है अभी एक दूसरा इसका एक दूसरा भी इम्प्लीकेशन है। काफी सालों से मतलब हम डाउन प्ले कर रहे थे क्वाड को, कि देखिए हम उतना नहीं करते, ये जो एपेक्स लेवल की जो बातें चल रही थी, दे वर वेरी केयरफुल नॉट टू रायल चाइना, बिकॉज चाइना हमेशा ये जब क्वाड के एक्सरसाइज होते हैं, जब बातें चलती है 4 डेमोक्रेसी साथ आ रहे हैं, एंटी चाइना गुट बना रहे हैं, तो उस वक्त उसको लेके काफी सेंसिटिव है, इसलिए हम ये नहीं चाहते थे। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि लद्दाख में जो हुआ उसका डायरेक्ट बेयरिंग होगा क्वाड पे। तो इस साल की जो मलाबार एक्सरसाइज है बहुत केयरफुली वॉच हो गए, पूरी दुनिया देख रही है कि क्या ये पहली बार होगा 2007 या 8 के बाद कि सारे जो 4 डेमोक्रेसीज है, इसको कह रहे हैं कि कॉन्सर्ट ऑफ डेमोक्रेसीज जिसको कहते हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया साथ में आके मैरीटाइम फ्रंट पे एक तरह से एक क्वाड फ्रंट बना रहे हैं वहां पर, चाइना को ये मैसेज करने के लिए, क्योंकि वो चाइना जो कर रही है साउथ चाइना सी में, ये बहुत ही साउथ चाइना सी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल पैसेज है, बहुत सारे हमारे काफी सारे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स वहीं से फ्लो करती है, ग्लोबल शिपिंग कॉमन्स है। चाइना ने बोल दिया कि देखिए चाइना की टेरिटोरियल वाटर्स है, यहाँ से कोई जा नहीं सकता, लेकिन और इसको लेके फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एट सी जो एक कॉन्सेप्ट है उसको एम्फेसाइज कर रही है ये क्वाड एक्सरसाइज। तो कहते हैं कि देखिए आप में उतनी क्षमता नहीं है कि आप चारों नेवीज को एक साथ टैकल करके आप साउथ चाइना सी को अपना टेरिटरी बना दे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगा इस साल का जो मलाबार 2020 एक्सरसाइज होगा। एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी वाचिंग दिस। निखिल ठीक है। शिव, हम बाकी मुद्दों पे तो आपसे बात करना ही चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप व्यूअर्स को हम पिक्चर्स भी दिखाने वाले हैं उस पासिंग एक्सरसाइज के। ये पासिंग एक्सरसाइज के टाइम पे एक्चुअली होता क्या है, अगर आप वो थोड़ा डिस्क्राइब कर सके कि वो कोऑपरेशन किस तरह का होता है। ये जो देखो जैसे संदीप ने बताया कि ये बिल्कुल एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ये पैसेज एक्सरसाइज हुआ है, जो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो बिल्कुल एक पर्पस था ये पैसेज एक्सरसाइज का, क्योंकि जैसे संदीप ने बताया कि मलाबार एक्सरसाइज जो होने वाला है अक्टूबर नवंबर में, वो एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है, लेकिन वो एक लेटेस्ट एक्सरसाइज है जो होते रहते हैं। ये मलाबार एक्सरसाइजेस जो हैं वो हुए हैं पहले भी, काफी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइजेस हैं, जापान का भी इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन संदीप बिल्कुल करेक्ट है जब वो बताते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है ये एक ऑपरेशनल सिनारियो में हो रहा है। यूएस के 2 बैटल ग्रुप्स थे अभी साउथ चाइना सी में, जापान के साथ काफी लड़ाई हो रही है, ताइवान के साथ, वियतनाम के साथ, इंडिया के साथ लद्दाख में। तो एक ऑपरेशनल सिनारियो साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में ऑलरेडी है। ये जो पैसेज एक्सरसाइज था ये काफी सिंबॉलिक था बिल्कुल, लेकिन उसका एक यूटिलिटी बिल्कुल है निखिल।
ये दो नौसेना जो हैं, जो अभी तक काफी कोऑपरेट किए हुए हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग हुआ है, काफी इक्विपमेंट है इंडियन नेवी में जो यूएस में भी है, जैसे P-8I लॉन्ग रेंज मैरिटाइम एयरक्राफ्ट, मैरिटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जो हैं, और जो हमारे कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल के एग्रीमेंट्स भी हुए हैं, उसको वैलिडेट करना, कम्युनिकेशंस के जो प्रोटोकॉल्स हैं टेस्ट करना, ये पैसेज एक्सरसाइजेस जो हैं बहुत सुंदर दिखते हैं निखिल, काफी अच्छी तस्वीर निकलते हैं जो आप दिखाओगे बिल्कुल आपके दर्शकों को। लेकिन जब ये तस्वीरें खींचे जाते हैं, जो प्रोसीजर्स जो हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं उन जहाजों पर, वो एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत रिगरस चीज है, जिसमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ऑपरेशनल प्रोटोकॉल, चेकलिस्ट जो है कि एक जो अंडरस्टैंडिंग है शिप्स के बीच में, वो काफी नो नॉनसेंस है, फूल प्रूफ है। क्योंकि अगर आप एक एक्सरसाइज के टाइम में तो आप ठीक कर सकते हो, कोर्स करेक्ट कर सकते हो, ऑपरेशनल सिनारियो में आपके पास टाइम नहीं होगा कि अगर आपको कमांड गलती से मिल गया या आपने मिस इंटरप्रेट किया, तो ये सारा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो हो सकते हैं। इसलिए ये पैसेज एक्सरसाइजेस काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक चांस है कि आपने जो सीखा है, आपने जो किया है पार्टनरशिप में, आप टेस्ट करो, जितना टेस्ट करो वो कम है ऑपरेशनल सिनेरियो में। संदीप, मैं उस जर्नी पर आपसे बात करना चाहता हूं कि हमने अब एक सर्कल पूरा कर लिया है। एक टाइम वो था जब हम बे ऑफ बंगाल में यूएस कैरियर्स नहीं चाहते थे, वहां से लेकर अब हम आ गए हैं जब हम उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या एक कंट्री जो अटलांटिक में है उसके साथ हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स कितने अलाइन होते हैं, और कितने आगे जाकर के हम को उनके साथ साझेदारी करनी चाहिए। क्योंकि हमने हाल के दिनों में ये भी देखा है कि यूएस के साथ जो हमारी प्रॉक्सिमिटी बढ़ी है उसकी हमने कुछ कीमत भी चुकाई है। ईरान के साथ हमारा जो एक काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट था चाबहार, उसकी जो रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट्स है उसमें से हम बाहर हो गए। हमारे इमीडिएट नेबर्स वैसे ही हमारे साथ में नहीं है, वो चीन की तरफ जा रहे हैं। तो जो ये इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात होती है, उसमें कितनी उम्मीदें उससे लगाई जानी चाहिए और उसको कितना स्ट्रेच करना चाहिए? निखिल, इट शुड बी वी आर वेरी प्रैग्मेटिक एक्चुअली। हमारे जो रिलेशनशिप है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, खास करके गए कुछ 10-15 सालों में, वी हैव बीन वेरी वेरी प्रैग्मेटिक कि हमें इसमें से क्या मिलने वाला है, उस तरह के रिलेशन को रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम ब्लाइंड अलायंस के तौर पे जा रहे हैं उनके साथ, या जो उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, इस तरह की कोई रिलेशनशिप नहीं है। जो भी सरकार आई है वो हमेशा बहुत केयरफुली उन्होंने कंसिडर किया है सारे इश्यूज को। और हम एक अकेले ऐसे एक देश है शायद ही दुनिया में कि हमारे अच्छे संबंध ये सुन्नी कंट्रीज, अरब कंट्रीज के साथ है, शिया कंट्रीज जैसे ईरान के साथ है, और इजराइल के साथ भी है। तो हम वी आर ऑक्यूपाइंग अ वेरी यूनिक पोजीशन। तो एक्चुअली वी शुड नॉट रीड टू मच इनटू वन पोर्ट और वन प्रोजेक्ट और समथिंग लाइक दैट। द लार्जर रिलेशनशिप इज दैट कि हमने बताया है यूनाइटेड स्टेट्स को, देखिए Iran, we will continue to do business with Iran, maybe not to the extent that that we would want it to, but given the fact that sanctions वगैरह है, उसको ध्यान में रखते, we will temper our relationship also, क्योंकि because the fact is that Iran is under global sanctions। वो बात है कि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके उन्होंने काफी वो अड़े हैं, न्यूक्लियर वेपन्स लेके ही रहेंगे, जबकि उन्होंने NPT साइन किया है। तो that creates a big problem for us. How do you deal with a country like that? और actually जो current scenario में है, we have built up our relationship greatly with the Arab countries, जो सऊदी अरब, UAE वगैरह जो countries है, जहाँ पे हमारे ज्यादा interest है। If you look at Iran and the Gulf countries, Gulf Sheikhdom, हमारे ज्यादा interest ये सुन्नी अरब कंट्रीज के साथ है, क्योंकि हमारे बहुत सारे वर्कर्स है वहां पर, हमारे बहुत सारे ऑयल सप्लाईज वहीं पर है। तो आई थिंक दैट इज कीपिंग ऑल दीज फैक्टर्स इन माइंड, इट्स अ बैलेंसिंग गेम दैट द गवर्नमेंट इज प्लेइंग, कि सब दे डोंट वांट टू गो टू मच इनटू वन दिस थिंग। बिकॉज़ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी एक दूसरा ये है कि हमारे रशिया के साथ जो संबंध है, वी कैन नॉट completely alienate Russia, because वो हमारे सबसे बड़े
डिफेंस सप्लायर है वो हमको जिस तरह की इक्विपमेंट देते हैं कोई और देने को तैयार नहीं। बिल्कुल, तो वी हैव टू कीप एवरीबॉडी इन गुड दिस थिंग एंड डिपेंडिंग ऑन आवर नेशनल इंटरेस्ट दैट शुड डिक्टेट द फॉरेन पॉलिसी जो सरकार जो कर रही है। ठीक है, तो ये इसको एक मतलब एक इसको बड़े संयम के साथ देखने की जरूरत है। बहुत जल्दी कंक्लूजन्स किसी भी एक्शन में ड्रॉ नहीं करने चाहिए, चाहे वो एक एक्सरसाइज हो या वो एक कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिल करना हो। हम दर्शकों के सवाल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले शिव से एक रिक्वेस्ट है। हमने मिस किया आपको रखवाले के लास्ट एपिसोड में। हमारे दर्शक ये जानते हैं कि पिछले एपिसोड में रखवाले के हमने NUH जो नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है उसको लेकर के बहुत लंबी बहस जो 2.5 दशक से 24 साल से चल रही है, हमने उसको टच किया था। लेटेस्ट जो उसके ऊपर डिबेट शुरू हुआ था उसको ब्रेक करने वाले जर्नलिस्ट हैं शिव। शिव, क्या आप मतलब आप थोड़ा टाइम लेके बता सकते हैं, अगर आपके पास में कुछ वक्त हो इसे देने के लिए, कि ये NUH की डिबेट क्या है और इस चीज को लेकर के ये इतना अगली क्यों हो गया है? देखो, ये काफी बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है और एक दिन में 10,000 शब्द लिखूंगा इस पर इंडिया टुडे के वेबसाइट के लिए शायद। लेकिन ये पहले जो बात है निखिल, ये है कि जो नेवी के जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट है ये बहुत गंभीर है, ये बहुत अर्जेंट है, बहुत गंभीर है और ये कोई लाफिंग मैटर नहीं है अभी। इसके बारे में अगर आप देखोगे इंडियन नेवी के पास हेलीकॉप्टर और इंडियन नेवी का मॉडर्नाइजेशन काफी हो गया है। शिप्स के अगर आप वॉरशिप्स देखोगे तो काफी मॉडर्नाइजेशन हुआ है, बट अभी तक उनके पास वो ओल्ड चेतक्स हैं जो जिसके स्पेयर्स के प्रॉब्लम्स हैं, जो फ्रांस बनाता नहीं है अभी, सिर्फ HAL बनाता है और उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, सेफ्टी इश्यूज हैं, उनका ट्रू मल्टी रोल कैपेबिलिटीज है नहीं। तो एक मॉडर्न नेवी के व्यू से वो बिल्कुल ऑब्सोलीट है और इसलिए ये नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का प्रोग्राम फ्लोट हुआ था। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मानना है कि ये एक रिजेक्शन है उनके प्रोडक्ट का। HAL का ध्रुव हेलीकॉप्टर काफी मशहूर है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में, लेकिन इंडियन नेवी में काफी कम ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं और वो इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल कंपैटिबल नहीं है शिपबोर्न ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि वो ब्लेड फोल्डिंग, बूम फोल्डिंग, कुछ वेट इश्यूज, कुछ कैपेबिलिटीज को लेकर उसको रिजेक्ट किया था कि वो नेवल हेलीकॉप्टर नहीं हो सकता है। और नेवी का ये भी मानना है कि HAL ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया था जब उनके पास टाइम और अपॉर्चुनिटी था, उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया कि इस पे कुछ काम करे और एक प्रोडक्ट रेडी करें। तो ऑफिशियल पोजीशन ये है कि नेवी ने HAL का साइन ऑफ लेके ये नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रोग्राम को फ्लोट किया था कुछ साल पहले, और ये बिल्कुल ठीक है। HAL ने बोला कि हाँ, हम ये रिक्वायरमेंट्स को नहीं मीट कर सकते, तो आप एक टेंडर फ्लोट करो, आप देख लो कि क्या मिल सकता है। तो वो प्रोग्राम चली आ रही है अभी तक। और कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं, सिकोर्स्की का है US से, एयरबस का है, रशिया का कामोव भी है, वो सारे compete कर रहे हैं इस डील के लिए। अब HAL का व्यू है लास्ट 2 साल में कि अरे भैया ये तो बहुत बड़ा डील है, 111 हेलीकॉप्टर्स है, और अगर हमको कुछ नहीं मिलता, इसका एक टुकड़ा नहीं मिलता है हमको, तो हम काफी ऑब्सोलीट हो सकता है लाइट हेलीकॉप्टर्स में। तो HAL का एक स्ट्रैटेजी, काफी टाइम टेस्टेड ये एक स्ट्रैटेजी है कि जब एक टेंडर फ्लोट होता है तो वो लैटरली वो अंदर आके बोलते हैं कि अरे हमारे पास तो ये है, हम ये कर सकते हैं, हम रेडी कर सकते हैं। तो ये एक गड़बड़ हो गया अभी, और उनका कहना है कि अरे देखो ये तो आत्मनिर्भरता है, मेक इन इंडिया है, और हमारे पास ध्रुव है और हम ब्लेड फोल्डिंग करके दिखाएंगे, बूम फोल्डिंग करके दिखाएंगे, जो कैपेबिलिटी आपको चाहिए हम करके दिखाएंगे, जो उन्होंने पहले नहीं किया था जब अपॉर्चुनिटी था। तो वहां आके ये अटक गया है। तो अभी हमको देखना पड़ेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, क्या वो HAL को अलाउ करेंगे
इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए, या वो बोलेंगे कि अरे भैया जब आपके पास चांस था, मौका था, आपने बोल दिया कि आप नहीं मीट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट्स, तो वहां आके अटक गया है अभी। तो हम सारे जो पत्रकार हैं उसी के ऊपर वेट कर रहे हैं निखिल कि क्या डिसीजन होगा अभी मिनिस्ट्री रक्षा मंत्रालय का, कि क्या वो बोलेंगे कि नहीं HAL को भी भाग लेना पड़ेगा और HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर जो है उसका भी कंसिडरेशन करना पड़ेगा नौसेना को, या वो बोलेंगे कि HAL नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का कैपेसिटी बिल्ड करने का इंटेंशन है और एक अवसर है, और इसलिए HAL को नहीं आने देंगे। तो यही दो अपॉर्चुनिटीज, दो चॉइसेस हैं सरकार के सामने। अब देखना पड़ेगा कि वो क्या करेंगे। और इन्हीं दो चॉइसेस को लेके संदीप मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ये जो आत्मनिर्भरता माफ कीजिएगा वर्सेस इंपोर्ट की डिबेट चल गई है, ये इंफॉर्मेशन है कि बहुत सारे इंडियन एम्बेसीज में जो डिफेंस अटैचेज हैं उनको बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे मैसेज किया गया है और उनके पास में एक एक शॉपिंग लिस्ट पकड़ाई गई है कि आप उस कंट्री से बात कीजिए, हमको ये इक्विपमेंट चाहिए और अर्जेंट बेसिस पे चाहिए। तो ये अचानक से कैसे हो जाता है कि जब कारगिल होता है तब आप बोफोर्स डिप्लॉय करते हो तो आपको साउथ अफ्रीका से उसका बोफोर्स का गोला लेके आना पड़ता है। कोई और दूसरी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो आपको उसके लिए शॉपिंग करनी पड़ती है। अब आपका चीन के साथ फेस ऑफ हो रहा है तो आपको फिर से शॉपिंग के लिए जाना पड़ता है। तो ये ऐसा क्यों हो पाता है? ये किराने की एकदम से कमी क्यों हो जाती है सेना के पास? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये हमेशा जब भी क्राइसिस आते हैं, मिलिट्री क्राइसिस, तो सीधा फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाती है। ये कारगिल से शुरू हुआ था, फिर पराक्रम में भी हुआ था, और रिसेंटली आपने देखा होगा उरी अटैक्स के बाद जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए तो उसके बाद भी काफी सारे फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट्स पे चले गए। तो इसका तो जाहिर सी बात यह है कि हमारे देश में उतनी कैपेसिटी नहीं है एम्युनिशन बनाने की और हथियार बनाने की जो है, इसीलिए हम दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है। वो एक्चुअली सबसे बड़ा तो वही प्रॉब्लम है। और दूसरा जो इसका एस्पेक्ट ये है कि हम एम्युनिशन इंडिजिनाइज नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे जो क्रिटिकल आइटम्स हैं हम अभी भी इंपोर्ट करते आ रहे हैं। हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में काफी सारे फैक्ट्रीज हैं जो सिर्फ एम्युनिशन बनाते हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स को लेके बहुत सारे कंप्लेंट्स, शिकायतें आई हैं, बहुत सारी शिकायतें आई है। एम्युनिशन फॉल्टी है, डेफिशिएंट है, फ्यूजेस ठीक नहीं है। और दूसरा जो ये है कि उनमें उतनी कैपेसिटी भी नहीं है जो इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स और ये तीनों सेनाएं के रिक्वायरमेंट्स मीट करें। तो कुछ साल पहले उन्होंने ये शुरुआत किया कि प्राइवेट सेक्टर को लाने की कोशिश की थी 2-3 साल पहले, और उसको एक्चुअली मेरा एक स्टोरी आ रहा है इसी बात पर कल परसों, जो इस बार के इंडिया टुडे में इसी बात को लेके कि किस तरह से उन्होंने ये प्राइवेट सेक्टर को लाने की कोशिश की, RFPs निकालने की कोशिश की। पूरा जो पर्रिकर साहब जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने स्टडी किया था कि उरी के बाद देखिए ये प्रॉब्लम आ गया, फास्ट ट्रैक पे चले जा रहे हैं, एम्युनिशन सप्लाईज इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसको कैसे हम रिफॉर्म करें, किस तरह से हम इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स को इन्वॉल्व करें इसमें, प्राइवेट सेक्टर हो। जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी उन्हीं का आइडिया था जो शिव बता रहे थे वो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेके। तो ठीक इसी तरह उन्होंने एम्युनिशन को लेके भी प्राइवेट सेक्टर को लाने की कोशिश की, लेकिन कुछ हफ्ते पहले डिफेंस मिनिस्ट्री ने सारे टेंडर्स कैंसिल कर दिए। RFPs उन्होंने विड्रॉ कर दिए। 7 एम्युनिशन के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उनमें से 5 उन्होंने रद्द कर दिए। इसका मतलब ये जो पूरा जो सिलसिला है अब पूरा उनको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, और ये फास्ट ट्रैक का जो सिलसिला है वो चलता जाएगा। तो एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा धक्का लगा है हमारे इंडिजिनस एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग को कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो थी एक वो बना रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को भी वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो 3 साल का जो टाइम था बहुत सफिशिएंट था। हमारे जो सारे रिक्वायरमेंट्स थे, ये 20 mm हो या 30 mm हो या 40 mm हो या बोफोर्स के एम्युनिशन क्यों ना हो, सारा जो रिक्वायरमेंट्स है आज तक वो पूरा कर सकते थे। लेकिन ये किसी तरह से वो ब्यूरोक्रेसी में उलझ गए, प्रोसीजरल इश्यूज में उन्होंने काफी सारे लोगों को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम हमारी है कि
हम इतने प्रोसीजर्स पे चले जाते हैं कि इतने प्रोसीजर ओरिएंटेड हो जाते हैं कि जो बिग पिक्चर जो है वो कि कैसे हम ये कैपेबिलिटी को क्रिएट करें, जो बिगर विजन जो है, जो पॉलिटिकल विजन जो है वो हम काफी सारे टाइम वो हम कर नहीं पाते हैं। तो ये एक ही, दिस इज वन क्लासिक केस ऑफ दैट कैपेसिटी बीइंग नॉट क्रिएटेड इन द कंट्री। शिव, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज संदीप ने अभी फ्लैग की है कि कैपेसिटी हम अपनी नहीं तैयार कर पाए। क्या ये वक्त आ गया है कि इंडिया में एक नुआंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे वो एम्यूनिशन हो, क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी के बहुत नुकसान हम उठाते जा रहे हैं एक के बाद एक। शॉर्ट आंसर इज यस निखिल, कि हमारे प्रोक्योरमेंट पॉलिसी काफी एडहॉक बनता जा रहा है, बनता आ रहा है बहुत सालों से। कुछ ट्वीक्स होते हैं इधर उधर, लेकिन जो आवश्यक है, जो ऑपरेशनली नीडेड है, वो कभी नहीं अवेलेबल है। और जैसे आप देखोगे, अगर आप अखबार पढ़ोगे रोज, अभी आप रोज एक आइटम देखोगे निखिल, कि ये एक इमरजेंसी परचेस हो रहा है, ये एक इमरजेंसी परचेस हो रहा है, इमरजेंसी पावर्स दिए गए हैं आर्म फोर्सेस को क्योंकि अभी लद्दाख में सिचुएशन काफी गंभीर है। अगर आपने पहले से प्लानिंग किया हो तो ये सब इमरजेंसी परचेसेस की क्या जरूरत होती? क्योंकि ये सामान तो हमारे स्टोर में पहले से पड़ा होना चाहिए था। ये सब, अरे आपके पास पूरी जानकारी है कि चाइना कैसा देश है, आपके पड़ोसी जो एक है वो एक पाकिस्तान है, आपको पता है कि ऑपरेशनली क्या हो सकता है। आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद आपके पास बहुत कुछ इंफॉर्मेशन था कि हॉस्टाइल एक्शंस हो सकते हैं चाइना से, वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन बहुत सालों से ये एक फ्लैश पॉइंट है हमारे प्रोसीजर्स में कि हम प्लानिंग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इमरजेंसी स्टोर्स नहीं कर सकते हो, रिजर्व इक्विपमेंट नहीं रख सकते हो, मॉडर्नाइजेशन जो है, जो एग्जिस्टिंग जो इक्विपमेंट है उसका मॉडर्नाइजेशन नहीं कर सकते हो, और उसके ऊपर आपके पास ये सारे जो टेंडर्स और कॉन्टेस्ट हैं, जो बहुत सारे बिग टिकट आइटम्स के को लेकर आपके बहुत एम्बिशियस प्लान्स हैं, कोई ये लाएंगे वो लाएंगे। पहले तो पैसे नहीं है, दूसरे तो आप प्लान नहीं कर सकते हो कि क्या क्या चीज रखोगे, उसके ऊपर आपके पास बजट है नहीं। तो ये एक, अभी भी मैं बोल सकता हूं कि जैसे संदीप ने बताया कि मनोहर पार्रिकर एक रक्षा मंत्री थे जिन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा मन लगाया था प्रोसीजर्स में, और उनका फिलॉसफी ये था कि हम बिल्कुल रूथलेस बनेंगे प्लानिंग में, हम जो हम बना सकते हैं हम बिल्कुल बनाएंगे, और जो हम बिल्कुल नहीं बना सकते हैं और जो इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है वो बाहर से लाएंगे। उनका एक और क्लियर थिंकिंग थी। संदीप ने भी सुना होगा कि ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल मीटिंग्स में जहां पे इक्विपमेंट को खरीदने की क्लियरेंस होने वाली थी, वहां पे आके पार्रिकर बोलता है क्यों चाहिए ये सब। उनके पास सिर्फ उनके पास नौसेना के पास ये इतना ज्यादा है, उनसे थोड़ा ले लो और एयरफोर्स में ले लो। ये एम्यूनिशन की क्या जरूरत है, अभी क्या जरूरत है, इसके बारे में बताओ, रिपोर्ट बैक टू मी कि मेरे सवालों का उत्तर दो, उसके बाद मैं क्लियर करूंगा। ये सब जो फिलॉसफी था, ये बहुत बढ़िया फिलॉसफी था, और काफी ऑप्टिमाइजेशन, इकोनॉमीज का कल्चर और प्लानिंग, फॉरवर्ड प्लानिंग का जो कल्चर था वो काफी आ गया था। खैर वो पॉलिटिक्स में वो चले गए थे गोवा, और उसके बाद उनका वेरी सैडली उनका देहांत हो गया था। लेकिन मनोहर पार्रिकर एक मिनिस्टर थे जिसका अंडरस्टैंडिंग था, वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक ब्यूरोक्रेट के मन में जाके बैठते थे और ब्यूरोक्रेट की तरफ सोचते थे, बट इन अ पॉजिटिव वे। तो और निखिल, मैं एक्चुअली क्विकली ऐड करना चाहता हूं जो शिव कह रहे थे कि इट इज नॉट ओनली अबाउट आर्म्स एंड एम्यूनिशन, इट इज अबाउट बेसिक आइटम्स जो है, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग, आर्कटिक टेंट्स। और इंडियन आर्मी जो है
दुनिया का शायद ही अकेला ऐसा आर्मी है जो एक सुपर हाई ऑल्टीट्यूड्स में डिप्लॉयड है। आज या कल से नहीं, 35 साल से हम वहीं बैठे हैं हाई ऑल्टीट्यूड पे, लेकिन आज तक हमने ऐसी क्षमता नहीं क्रिएट की देश में कि हम आर्कटिक टेंट्स बनाए या एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग बनाए, कि हम आज भी आत्मनिर्भर नहीं है इन बेसिक आइटम्स पे। क्लोथिंग के आइटम आत्मनिर्भर नहीं है और हम अभी भी जाके इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से। आर्कटिक नेट कह रहे हैं, मस्कीटो नेट्स का मैं सुनता हूँ कि उसमें भी गड़बड़ होती है। तो ये जो शिव जो कह रहे थे बिल्कुल सही है। प्लानिंग हमने कभी नहीं किया आज तक कि इमरजेंसी हो सकता है, हम कैसे मीट करेंगे ऐसे इमरजेंसी, खास करके जब हमारे दो ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जिनके साथ हमारे बहुत सारी दुश्मनी चल रही है। तो इस सबको लेके वी शुड एक्चुअली हैव अ सॉलिड बैकअप प्लान निखिल। जो और उसी पे मैं संदीप आप ही के व्यूज चाहता था, उसके बाद हम इसको क्लोज करने वाले हैं। मनोहर पर्रिकर किस तरह सोचते थे और उनके सोचने में जो अच्छी चीजें थी, जरूर हम चाहेंगे कि जो अभी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है वो उसको फॉलो करे। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर इसे डीपर्सनलाइज किया जाए इन सारी क्वालिटीज को, कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी गिवन व्यक्ति, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे आगे चल के किसी भी पार्टी के कोई भी नेता है, कोई भी ब्यूरोक्रेट है, क्या एक तरीका डेवलप किया जा सकता है कि इस बात से कम फर्क पड़े कि उस चेयर पे कौन बैठता है, लेकिन एक सिस्टम है जो एक वेल ऑयल मशीन की तरह काम करता है जब उसकी जरूरत पड़ती है? नहीं, बिल्कुल निखिल, अनफॉर्चुनेटली we should not be focusing on personalities. The exactly. fact that we are focusing on personalities because the system has been unable to deliver, और एक आदमी आके पूरे जो अच्छा करके गया, लेकिन but you're absolutely right, we should ensure that there is a system of this kind of professional military advice, और the defense minister का job जो है वो big picture देना होता है, बहुत strategic matters पे, वो मच्छरदानी वगैरह ना खरीदना पड़े उनको बहुत। But you know, the criticism about him was that he used to go into finer details कि तो you know, the bureaucrats से देखिए डिफेंस मिनिस्टर का ये मतलब नहीं है कि वो he should go into the nuts and bolts of every issue. That should be left to the specialists. तो दूसरा आर्ग्यूमेंट ये भी है कि because you don't have specialists, you're not giving proper advice. That is why defense minister has to do this kind of things. मतलब he has to act like a technocrat and not be the big picture person. So it's a very complicated question, Nikhil. और ये जो है we have to professionalize the entire defense ministry. Actually it is कि हमने देखा काफी महीनों से, काफी सालों से we've had temporary defense ministers, additional charge hold कर रहे थे politicians. That should end, and that, you know, crisis like this is a wake up call for us कि you know कभी भी कुछ भी हो सकता है, खास करके जब हमारे borders unsettled हैं, तो we absolutely have to have razor focus on defense ministry. ठीक है, और इस बारे में एक तसल्ली से मुझे लगता है कि एक अलग से रखवाले इस टॉपिक पे भी हमें कर लेना चाहिए कि ये मतलब इतना कंफ्यूज्ड क्यों रहती है हमारी सरकार। एनीवेज वो 10 एपिसोड करना पड़ेगा उसके ऊपर निखिल, 10 एपिसोड। ठीक है, हमारे पास काफी टाइम है, अभी सब लोग कोविड में अपने अपने घरों में है, हम जितने चाहें उतने एपिसोड्स हम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्विकली, जो हमारे दर्शकों के सवाल होते हैं, जो रखवाले देखते हैं, पसंद करते हैं और आपसे जवाब अपने चाहते हैं। पहला क्वेश्चन ईस्ट मारू का है। ईस्ट मारू और मुझे बड़ा पसंद आया ये सवाल कि हमारे देश के कॉलेजेस में डिफेंस इंजीनियरिंग का कोर्स या फील्ड क्यों नहीं होता है, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जबकि हमारे देश में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो बाद में डिफेंस को अपने पेशे की तरह लेना भी चाहते हैं। क्या हमारे देश में जो अभी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी नहीं है उसकी बात आप कर रहे थे, क्या उसमें भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अगर हमारे देश में इस तरह के कोर्सेस हमारे कॉलेजेस में होंगे, और इसकी वजह क्या है? क्या इसके बारे में कभी सोचा नहीं क्या? Shiv, you want to take that? Sandeep, go for it. After you. Yeah, I don't think निखिल कि ऐसे डिफेंस इंजीनियरिंग खास करके कोई कोर्सेज, बिकॉज वर्ल्ड ओवर ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो यू नो स्पेशलिस्ट डिफेंस इंजीनियर। तो यू हैव इंजीनियर्स हु देन कम इनटू दिस थिंग दैट a lot of what the military does now, actually it's like the private sector only. Very few areas except for specialized areas that are very different from what the private sector. So I think we should have, instead of getting defense engineering, we should have the culture of organizations जो हमारे PSUs या defense companies should be able to go and hire the best talent
that is available there, and then train them on their things and get them to work on projects, work very closely with the IITs. That's one very big important thing. जैसे मैं कहता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में वो जाते हैं, उनकी जो डार्पा और नासा वगैरह, they recruit from the campuses and there is a very close interaction. वो जो complete national capabilities है, the colleges work with the defense companies, they work with DARPA, they work with the armed forces, सब एक साथ काम करते हैं. Actually, I would really like to see that kind of a synergy. जो armed forces हैं, they should be able to go and work directly with IITs. ये we are working in जो silos जो बात करते रहते हैं, सब silos में work कर रहे हैं. IIT कुछ कर रही है, DRDO कुछ और कर रही है, armed forces कुछ और कर रही है. We should actually get together and work on projects. I think that would be a better idea than defense. ठीक है, अगला सवाल हम लेने वाले हैं. ये ऋषभ उज्जैनकर हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने पूछा है कि क्या अभी या फ्यूचर में भारत F-35 या F-22 स्टेल्थ या उस तरह के किसी प्रोग्राम्स के बारे में सोच रहा है, क्योंकि भारत के पास फिलहाल कोई स्टेल्थ फाइटर है नहीं. AMCA की बात हो रही है लेकिन अभी वो काफी नेशनल स्टेजेस में है. साथ में इन्होंने पूछा है कि क्या भारतीय वायुसेना के पास ऐसा कोई प्लेन है जो J-20 के साथ डील कर सके. बिल्कुल. देखो, पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं AMCA प्रोग्राम को बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, क्योंकि ये जो बहुत स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज जो हैं, जैसे लो ऑब्जर्वेबल स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज, वो कोई नहीं देगा हमको, कोई शेयर नहीं करेगा. बाकी देश शायद बेचे. F-35 का चर्चा होता जा रहा है, बहुत सालों से होता जा रहा है, लेकिन एक सॉलिड ऑफर ऐसा कुछ हुआ नहीं है. लेकिन पिच तो हुआ है, कॉन्वर्सेशंस, बातचीत तो हुआ है, बहुत 10-15 सालों से हुआ है निखिल. F-35 बोथ एयरफोर्स और इंडियन नेवी को दोनों के साथ काफी बातचीत हुई है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हो कि एक सॉलिड ऑफर है और इंडिया ने ना बोल दिया, ये टल दिया, ऐसा कुछ नहीं है. तो वो एक पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर में देखा जाएगा. लेकिन मेरा बिल्कुल ये मानना है कि एज फार एज 5th जनरेशन जो टेक्नोलॉजीज है, और स्टेल्थ सिर्फ एक एलिमेंट है 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज के, वो कोई नहीं शेयर करेगा. इंडिया का एक बैड एक्सपीरियंस था रशिया के साथ भी. जब FGFA में वो काफी बैड एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो भी एक मामला था जिसमें रशियंस अपना टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, इंडियन पैसों का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन एक एक्चुअल पार्टनरशिप नहीं बन रहा था. वर्क शेयर और टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन के हिसाब से अगर देखोगे तो वो नहीं हो रहा था. वो सिर्फ ऑलमोस्ट एक इंडिया फंडिंग अ रशियन प्रोजेक्ट का मॉडल बन रहा था, जैसे Su-30 जो हो गया था. तो इसलिए इंडिया ने एक डिसीजन लिया कि जो हुआ वी आर कटिंग आवर लॉसेस, और उन्होंने अबैंडन कर दिया था. तो इसलिए मेरा मानना है कि अब देखो, रफाल खरीदना या F-16 या F-18 या ऐसा कुछ जहाज खरीदना, वो ठीक है, ये 4th जनरेशन फाइटर्स हैं, इनका टेक्नोलॉजी काफी एस्टैब्लिश्ड है और वो शेयर हो सकता है लाइसेंस बिल्डिंग के लिए. लेकिन 5th जनरेशन फाइटर्स के जो क्वालिटीज हैं निखिल, स्टेल्थ, शेपिंग, सुपर क्रूज, क्लाउड टेक्नोलॉजी, जो ड्रोन्स को हैंडल करना, लॉयल विंगमैन ड्रोन्स, वो सब जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं, डोमेन अवेयरनेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, बियॉन्ड विजुअल रेंज, जैमिंग, वो सब सारे जो 5th जनरेशन के जो एलिमेंट्स हैं, वो लोग बेचेंगे, कंडीशंस पे बेचेंगे, बहुत कीमत पे बेचेंगे, लेकिन कोई नहीं शेयर करेगा कि ये कैसे बनता है, ताकि आप खुद कुछ बनाओ ऐसे. तो इसलिए AMCA का प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए, इंडियन एरोस्पेस के लिए. हम बिल्कुल उस पे लीप फ्रॉग कर सकते हैं, उस पे रिसोर्सेज डालना पड़ेगा. मैंने कुछ ही हफ्ते पहले मैंने रिपोर्ट भी किया है कि AMCA एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जिसमें L&T जो एक इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस प्राइवेट डिफेंस कंपनी है, वो एक इक्वल पार्टनर बन सकते हैं इसमें. तो वो बहुत अच्छा है. वो दैट्स वेरी वेरी गुड न्यूज, क्योंकि एक प्रोफेशनलिज्म भी लाया जाए इसमें,
ताकि टाइमलाइंस, टेक्नोलॉजी सब कुछ ठीक टाइम पे आ जाए। तो और ऋषभ ने पूछा है कि J-20 जो चाइनीज PLAF जो उड़ाती है उसको काउंटर करने के लिए क्या हमारे पास इन्वेंट्री पे कोई प्लेटफॉर्म है? जैसे मैंने पहले भी बताया, J-20 एक ऑन पेपर एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। उसके कैपेबिलिटीज के बारे में हमको काफी पता नहीं है, क्योंकि वो है नहीं, वो पब्लिक डोमेन में बहुत सारा फोरम्स में आप स्पेकुलेशन ही देखोगे। बट ऐसा नहीं है कि वो एक सीरियस एयरक्राफ्ट नहीं है, वो एक क्रेडिबल जहाज है, प्रोफेशनल्स ने बनाया है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पास Su-30s है, मिराज 2000s है, जैसे संदीप ने बताया कि MiG-29s भी हैं, जिसके पास भी बहुत सारे कैपेबिलिटीज है निखिल। और अगर एक ऑपरेशनल सिनारियो में देखोगे तो लड़ाई तो ठीक होगी J-20 के साथ। संदीप, इसी बारे में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कम से कम अभी रफली एक डेकेड तक हमारे पास में ऐसा लगता नहीं है कि कोई स्टेल्थ प्लेटफॉर्म होगा। अगर कोई चीज बदलती है तो बिल्कुल बदल सकती है, क्या पता हम कल कुछ ले लें। लेकिन रफली लोग बताते हैं कि 10 साल हमारे पास में कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होने नहीं वाला है। आर वी फाइन? हमें कुछ इसका नुकसान नहीं होने वाला, या फिर स्टेल्थ एक ऐसी जरूरत है जिसे जल्दी से जल्दी पूरा करने की जरूरत है, या फिलहाल हमारा काम ठीक ठाक चल रहा है? Nikhil, I think that जैसे शिव कह रहे थे, with our existing inventory we can manage. It will not be that difficult. जैसे Rafale itself is a very very formidable aircraft. So that is almost approaching 5th generation technology, 4.5 generation technology. तो 36 Rafale है, शायद हो सकता है और भी Rafale आ जाए। तो I think this decade will pass, and जैसे शिव कह रहे थे, it is extremely important जो ये इस तरह के टेक्नोलॉजीज है, कोई आपको देगा नहीं, कोई देश आपको देगा नहीं। इट इज वी हैव टू, हम बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज गवा चुके हैं पिछले 50-60 सालों में, और ये हमारा एक चांस है लीप फ्रॉग करने का, जो जैसे शिव कह रहे थे, टेक्नोलॉजी लीप फ्रॉग करने की जो बात चल रही थी। ठीक है, इसी के साथ रखवाले की आज की किस्त पूरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने वक्त निकाला रखवाले के लिए, और शुक्रिया हमारे दर्शकों का भी जिन्होंने यहाँ तक इस एपिसोड को देखा है। थैंक यू। धन्यवाद निखिल। थैंक यू निखिल, थैंक यू।